हेलो एवरीबॉडी। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। सो सॉरी गाइस, मैं 2-3 दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्यों वो गाइस हमारे कॉलेज में फेयरवेल का फंक्शन था, हमने अपने सीनियर्स को देना था। तो गाइस हमारी क्लास जो थी उसमें होस्ट थी, एंड गाइस मेरी भी कुछ ड्यूटी से डेकोरेशन की तरफ एंड डांसेस की तरफ मेरी ड्यूटी थी। तो गाइस उस सब चीज़ों से गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी एंड मेरे पास इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी मैं आकर वीडियो डाल सकूँ। एंड गैस में बहुत सारा काम भी होता था, तो गैस इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। एंड गैस अभी मैंने मतलब कुछ वीडियोस चेक की थी, तो गैस उनमें से मतलब कुछ कर के आवाज़ें आ रही थी। तो गैस अब से वो भी आवाज़ें नहीं आएगी। सो वो गैस मेरे थोड़े से हेडफोन ख़राब हो गए थे एंड गैस मुझे इस बात का पता नहीं चला था, क्योंकि जब भी मैं सुनती थी गैस हेडफोन डालकर सुनती थी और मुझे वो नहीं सुनाई देती थे। सो गैस आई डोंट नो गैस, मेरा हेडफोन थोड़े ख़राब हो गए थे। सो गैस अब से वो आवाज़ नहीं आएगी। तो गैस सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। सो गैस चलिए अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 6, शादी से इनकार। मैरिड टू एन ऑर्डिनरी गर्ल का हम चैप्टर नंबर 5 तक पूरे कर लिए थे। सो गैस चैप्टर नंबर 6 से शुरू करते हैं। सो गैस वीडियो गैस इस कहानी को आगे करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी गैस, आप लोग प्लीज़ गैस मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इनका शेयर भी कर दीजिएगा। तो गाइस लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, शादी से इनकार। आई लव यू सो मच जान, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुमने मुझे किस कदर अपना दीवाना बना दिया है। बड़ी मुश्किल से खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक रहा हूँ। अब बस आज की रात, कल से तुम पूरी तरीके से मेरी हो जाओगी। बोलते हुए वह एक दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर कमरे में खनक इस बात से बेखबर आराम से सो रही थी। अब आगे सिंघानिया विला। सुबह का वक्त। सुबह के 7:30 बज रहे थे। खनक रेडी हो चुकी थी। उसने सिंपल सा लाइट बेबी पिंक कलर का अम्ब्रेला चूड़ीदार सूट पहना था, कानों में वाइट मोती के स्टड इयररिंग्स और हाथों में लाइट बेबी पिंक बैंगल्स। उसने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया था, सिर्फ एक बेबी पिंक कलर की लिप बाम और माथे में एक छोटी सी डायमंड की बिंदी। इस लुक में खनक बहुत प्यारी लग रही थी। वह इस वक्त सोफे पर बैठे हुए रियांश के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी एक सर्वेंट आके कॉफ़ी टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा देता है। वह सर्वेंट खनक से अपना सर झुकाकर बोलता है, मैम सर ने कहा है कि आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उन्हें आने में टाइम लगेगा। खनक यह सुन अपना सिर हाँ में हिला देती है और सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। खनक एक नज़र टेबल पर रखे ब्रेकफास्ट को देखती है और फिर प्लेट लेकर खाने लगती है। इधर एक घर के पास एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ बाहर आंगन में ज़मीन पर बैठी थी। तीनों ही बहुत रो रही थी। वह औरत अपने पति को फ़ोन करती है। सामने से कॉल पिकअप होती है। तभी वह औरत रोते हुए अपने पति से बोलती है, अशोक अब सुबह सुबह कहाँ चले गए? यहाँ घर पर कुछ लोग आए थे। उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और घर को लॉक कर दिया। आप जल्दी से घर आइए। तभी सामने से घबराई हुई आवाज़ आई, कौन लोग आए थे सुनीता? तुमने रोका क्यों नहीं उन्हें? तभी सुनीता जी बोली, पहले आप घर आइए फिर इस बारे में बात करते हैं। तभी अशोक जी बोले, ठीक है मैं अभी घर पहुंचता हूं। थोड़ी ही देर में अशोक जी अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी और दोनों बेटियां बाहर आंगन में ज़मीन पर बैठे हुए रो रही थी। अशोक जी जल्दी से उनके पास पहुँचते हैं और बोलते हैं, सुनीता अब बताओ कौन थे वो लोग और ऐसे कैसे हमारे घर को लॉक करके जा सकते हैं? तभी सुनीता जी बोली, वह लोग बोल रहे थे कि हमने हमारा घर आपके पास गिरवी रखा था और अब तक हम जो पैसे किश्तों में चुका रहे थे वह अब हमें एक साथ चुकाने होंगे, तभी वह हमारा घर हमें वापस देंगे। अशोक जी सुनीता जी से बोले, पर ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम तो अपनी किश्त टाइम से दे देते थे ना। सुनीता जी बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन अब वह लोग घर तभी वापस देंगे जब सारे पैसे चुकाएंगे और उसके लिए भी कल सुबह तक का वक्त दिया है, और अगर हमने पैसे कल सुबह तक नहीं दिए तो वह लोग हमारा घर बेच देंगे। अशोक जी अब ज़मीन पर बैठ गए और बोले, सभी मुसीबतें एक साथ आ गई। वहाँ हमारा कैफ़े भी सील हो गया है। सुनीता जी हैरानी से बोली, पर कैसे? अशोक जी बोले, फूड इंस्पेक्टर आए थे,
उन्हें कहा हमारे कैफ़े में जो फूड है वह घटिया क्वालिटी का है। यह कहकर उन्होंने कैफ़े सील कर दिया। सुनीता जी रोते हुए बोली, अब हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? कल सुबह तक ना इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? ऊपर से खनक भी कल शाम से घर नहीं आई। पता नहीं यह लड़की कहाँ चली गई। एक रात में क्या से क्या हो गया। इधर इधर दूसरी तरफ खनक कमरे में परेशानी से इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। तभी रियांश कमरे में आया। उसने ब्लैक कलर का फाइव पीस टक्सीडो सूट पहना था और अपने बाल जेल से सेट किए हुए थे। हाथ में और अपने बाल जेल से सेट किए हुए थे। हाथ में लिमिटेड एडिशन की एक्सपेंसिव घड़ी पहनी थी और एक हाथ की उंगली में प्लैटिनम की सिग्नेचर वाली अंगूठी पहनी थी। रियांश का ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वह इसमें लुक बेहद हैंडसम और पावरफुल नज़र आ रहा था। खनक जब रियांश को देखती है तो वह तुरंत ही आगे आई और बोली, मुझे अब अपने घर जाना है। मेरे घर वाले सब परेशान हो रहे होंगे। मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाई। कहते हुए वह जाने को हुई तभी रियांश ने गुस्से से खनक का हाथ पकड़ लिया, जिससे खनक वहीं रुक गई और पलट कर रियांश को देखने लगी। तभी रियांश ने खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोला, मैंने कहा था कि तुम अब यहाँ से नहीं जा सकती। अब यही तुम्हारा घर है। तब भी खनक थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, यह मेरा घर नहीं है और मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आप किस हक से मुझे यहाँ रोक रहे हैं? तभी रियांश अपना गुस्सा संभालते हुए शांत लहजे में बोला, होने वाली बीवी के हक से और आज हमारी शादी है। खनक हैरान होते हुए लड़खड़ाती जबान में बोली, क्या शादी? आप यह क्या बोल रहे हैं? मैं शादी नहीं करूँगी। तब भी रियांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वह खनक का हाथ छोड़ देता है और खनक को शांत मगर सर्द आवाज़ में बोलता है, ठीक है जाओ, लेकिन अब तुम्हारी वह सो कॉल्ड फैमिली के साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि तुम होगी। तुम्हारी वजह से वह दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगे, मगर तुम चाहो तो यह सब होने से रोक सकती हूँ। अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो आज दोपहर 12 बजने से पहले कोर्ट आ जाना। मैं तुम्हारा वही इंतज़ार करूँगा। रियांश ने फिर खनक की कलाई पकड़ी और उसे घर से बाहर ले आया और कार में बैठाते हुए ड्राइवर से बोला, मैडम को उनके घर ड्रॉप कर दो। ड्राइवर अपने बॉस का ऑर्डर पाते ही जल्दी से सिर झुकाकर जी सर कहते हुए कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार निकल गई। रियांश डेविल स्माइल के साथ बोला, जितना तेज़ी से तुम यहाँ से गई हो उतनी ही तेज़ी से मेरे पास वापस आऊँगी। और वह विला के अंदर चला गया। कुछ देर बाद खनक जब अपने घर पहुँचती है तो देखती है उसके बड़े पापा, बड़ी माँ और उसकी दोनों बहनें घर के बाहर ज़मीन पर बैठे हुए थे। वह लोग बहुत दुखी थे और घर बाहर से लॉक था। वह भागते हुए उन लोगों के पास आती है और बोलती है, आप लोग ऐसे घर के बाहर क्यों बैठे हो? बड़े पापा, हुआ क्या है यहाँ? तभी अशोक जी खनक को देखते हुए चिंता भरी आवाज़ में बोलते हैं, खनक तुम कहाँ थी? हम सब कितना परेशान हो गए थे कि तुम रात भर से घर क्यों नहीं आई? तभी खनक बोली, मैं सब बताती हूँ। पहले ये बताएं यहाँ हुआ क्या है? बड़ी माँ, स्वीटी दी और मोनिका दी इतना क्यों रो रही हैं? तभी सुनीता जी रोते हुए खनक को सब बता देती है और खनक के आँखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए अशोक जी से बोली, बड़े पापा, हम एक बार जिनके पैसे हमारा घर गिरवी है उनसे बात करते हैं।
हमें कुछ दिनों की मोहलत तो दे ही सकते हैं, तब तक हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तभी अशोक जी बोले, मैं गया था खनक बेटा, लेकिन उन्होंने यह घर किसी और को दे दिया, और जिन्होंने यह घर लिया है वह खुद तो नहीं मिले, मगर उनके आदमियों ने हमें बोला कल सुबह तक अगर पैसे वापस नहीं किए तो वह लोग हमारा घर बेच देंगे। अब खनक गुस्से से बोली, ऐसे कैसे बेच देंगे? तभी अशोक जी बोले, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें किसी भी तरह पैसे देने ही होंगे, नहीं तो हम रास्ते पर आ जाएंगे। कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास अब कैफ़े भी सील हो गया है। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी नहीं जो हमारी मदद करे। सभी ने हमसे मुंह फेर लिया। अब मैं 3 जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगा? यह बोलते हुए अशोक जी रो पड़े। तभी सुनीता जी रोते हुए बोली, एक ही रात में यह सब कैसे हो गया? तुम रात भर से गायब थी और पीछे यह सब हो गया। अब जाके खनक और रियांश का कहने का मतलब समझ जाता है। वह समझ गई यह सब किसने किया है। अब वह आंसू पोंछकर सबको दिलासा देते हुए बोली, आप सब फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। अशोक जी अब थोड़ी चिंता भरी आवाज़ में बोले, लेकिन बेटा तुम क्या कर सकती हो इसमें जब मैं कुछ नहीं कर पाया। तभी सुनीता जी खुश होते हुए बीच में बोली, सच खनक तुम ठीक कर सकती हो, प्लीज़ तुम सब ठीक कर दो। अब खनक की दोनों बहनें, जिसने अपना रो रो कर बुरा हाल कर दिया था, दोनों ने खनक का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, हाँ खनक प्लीज़ तुम सब ठीक कर दो ना बहन। अब खनक ने सबको आश्वासन दिया और वहाँ से जाते हुए बोली, आप सब फिक्र मत करो, बस कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और खनक वहाँ से बाहर जाकर एक टैक्सी में बैठ गई और कोर्ट के लिए निकल गई। क्या क्या हो पाएगी खनक और रियांश की शादी? क्या रियांश ने ही खनक की फैमिली को सड़क पर लाकर रख दिया? अब क्या फ़ैसला लेगी खनक? सो गाइस, अब हम आगे जानते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7, मेरी बन जाओ खनक। अब खनक ने सबको आश्वासन दिया और वहाँ से जाते हुए बोली, आप सब फिक्र मत करो, बस कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और खनक वहाँ से बाहर जाकर एक टैक्सी में बैठ गई और कोर्ट के लिए निकल गई। अब आगे रियांश पहले ही कोर्ट पहुँच चुका था। रियांश पहले ही कोर्ट पहुँच चुका था। साथ में अतुल और मोक्ष फार्म हाउस के लिए निकल गए थे। अतुल बोला, बॉस क्या मैम आएंगी? रियांश का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वह अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला, वह अब तक निकल चुकी होगी यहाँ आने के लिए। इनफैक्ट अब तक तो पहुँचने वाली भी होगी। तभी अतुल बोला, लेकिन बॉस एक बार हमें। वह आगे कुछ बोल पाता कि तभी उनके सामने से खनक को आते हुए देखा और रुक गया। खनक गुस्से और परेशानी में आ रही थी। उसकी नज़र सामने खड़े रियांश पर पड़ी, जो एटीट्यूड में अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़ा था। उसके आँखों पर ब्लैक शेड के एक्सपेंसिव सनग्लासेस पहने थे। खनक को देख बड़ी ही स्टाइल में अपने सनग्लासेस उतार कर अतुल को दे दिया और चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए खनक के सामने जाकर खड़ा हो गया। खनक उसे गुस्से से देखते हुए बोली, मुझे पता है यह सब आपने किया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी का घर कैसे छीन सकते हैं? उनकी लाइफ कैसे ख़राब कर सकते हैं? आपके अंदर दिल है भी या नहीं? रियांश खनक का गुस्सा देख अपने चेहरे पर एक डबल स्माइल के साथ बोला, अब जब तुम मेरा दिल तोड़ने की कोशिश करूँगी तो ऐसा ही होगा। तुम मुझे ठुकरा रही थी खनक।
खनक, और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अब भी सब ठीक हो सकता है। मेरी बन जाओ खनक, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो आगे इससे बदतर भी हो सकता है। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रियांश का ऑरा इस वक्त कोल्ड और सख्त था। खनक समझ गई थी कि रियांश से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं। उसे उसे वह करना ही होगा जो यह चाहता है। खनक ने आगे कुछ नहीं बोला। उसने अपनी नज़रें झुका ली। रियांश ने उसकी कलाई पकड़ी और अंदर ले जाते हुए बोला, चलो टाइम हो गया है, और दोनों कोर्ट के अंदर चले गए। कुछ वक्त बाद पार्किंग एरिया में दोनों ही कार में बैठे थे। खनक के हाथ में उसका मैरिज रजिस्टर का पेपर था। अब वह खनक रियांश सिंघानिया बन चुकी थी। वह रियांश को एक उम्मीद भरी नज़र से देखा और बोली, सब प्लीज़, अब तो आप सब ठीक कर देंगे ना? देखिए, जैसा आपने कहा मैंने किया। रियांश ने उसकी तरफ अपनी गर्दन घुमाई और बोला, मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, आई एम योर हस्बैंड। खनक ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, पर अब भी वह उसके सामने उम्मीद से देख रही थी। अब रियांश ने अतुल को देखा। अतुल ने एक कॉल लगा के खनक को दे दिया। सामने से आवाज़ आई, हेलो, कौन? तभी खनक बोली, बड़े पापा, मैं खनक बोल रही हूँ। तभी अशोक जी बोले, खनक बेटा, कहाँ हो तुम? यहाँ सब ठीक हो गया है। हमें हमें अपना घर मिल गया है। अभी कुछ देर पहले कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि अब पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, और कैफ़े में जो सील लगा था वह भी हटा दिया गया। बोल बोल कोई कन्फ्यूज़न हो गई थी बोला कोई कन्फ्यूज़न हो गई थी। खनक को अपने बड़े पापा को खुश होते हुए देख राहत मिली। वह आगे कुछ बोलने वाली थी कि रियांश ने उसके सामने फ़ोन रखने का इशारा किया। खनक ने फिर कॉल पर सिर्फ इतना ही बोला, ठीक है, मैं अभी रखती हूँ। बोल कॉल कट कर फ़ोन अतुल को दे दिया। अब उनकी गाड़ी फार्म हाउस की तरफ निकल गई। कार में पार्टीशन ऑन था। खनक खिड़की से चिपक कर बैठी हुई थी। वह खिड़की से बाहर की तरफ देख अपनी ही सोच में गुम थी कि एक ही रात में उसकी लाइफ कितनी पलट गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तब भी एक ही सेकंड में वह रियांश की गोद में थी। रियांश ने उसे जब खुद से दूर विंडो से चिपके हुए बाहर देखते हुए देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे खनक का इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने खनक की कमर को पकड़ झटके से अपनी गोद में बैठा दिया। खनक रियांश की करीबी से सिहर उठी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी रियांश बोला, वाइफी, मुझसे दूर होने की कोशिश बंद करो। अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। कहते हुए खनक का दुपट्टा एक कंधे से हटाकर उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए। रियांश के दोनों हाथ खनक की कमर से लिपटे हुए थे और उसके पेट पर पकड़ बनाए हुए थे। खनक रियांश की गोद में किसी छोटे बच्चे की तरह बैठी हुई थी। रियांश उसके होंठ खनक की गर्दन से लेकर कंधे तक एकदम सॉफ्ट तरीके से रगड़ रहा था। उसकी आंखें बंद थी और वह खनक को फील कर रहा था। खनक ने अपनी आंखें बहुत जोर से बंद की हुई थी। उसके दोनों हाथ रियांश के हाथों पर थे, जिससे वह बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर रियांश उसे और कस के पकड़ रहा था। अब रियांश खुद को और कंट्रोल ना करते हुए खनक को अपनी साइड घुमा देता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। वह बहुत ही सॉफ्ट तरीके से किस कर रहा था। इस तरह अचानक किस करने से खनक शॉक हो जाती है। वह कुछ पल के लिए बुत बने बैठी थी,
पर जब वह होश में आती है तो अपने दोनों हाथ रियांश के चेस्ट पर मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रियांश को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह तो बस खनक की करीबी फील कर रहा था। रियांश की सॉफ्ट किस से खनक जैसे पिघल रही हो। अब उसके हाथ जो रियांश को मार रहे थे वह अब रियांश की चेस्ट को सहला रहे थे। खनक का एक हाथ रियांश की चेस्ट को सहलाते हुए उसकी नेक पर आ गया। अब खनक हल्के हाथों से रियांश की नेक को सहलाने लगी। यह महसूस होते ही रियांश के चेहरे पर खुशी छा गई। रियांश का एक हाथ खनक की कमर पर लिपटा था तो एक हाथ उसके सिर के पीछे था और बालों से अपनी मुट्ठी और बालों से अपनी मुट्ठी में कस के भरा हुआ था। वह अब थोड़ा ढीला हो गया। करीब 15 मिनट बाद खनक को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तभी खनक ने रियांश को हल्का सा पुश करके खुद से अलग किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रियांश खनक के लाल पड़ चुके मासूम से चेहरे को देखने लगा। जब खनक शांत होती है तो उसे खुद पर रियांश की इंटेंस नज़रें महसूस होती है। वह रियांश को देखती है तो उसे अब शर्म आने लगती है। वह तुरंत अपनी नज़रें झुका लेती है। यह देख रियांश के चेहरे पर एक सी मीठी मुस्कान छा जाती है। कुछ घंटे बाद रियांश का फार्म हाउस। यह फार्म हाउस बेहद सुंदर और बड़ा था, जिसके गार्डन में मंडप लगा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ था। हालांकि डेकोरेशन सिंपल था, लेकिन वह बहुत ही स्टाइलिश था। खनक और रियांश इस वक्त एक कमरे में थे। तभी मोक्ष वहां आता है और रियांश को बोलता है, भाई अब वह तेरी ही है, थोड़ी देर अकेला छोड़ दे उसे। रियांश मोक्ष को खा जाने वाली नज़रों से देखता है, लेकिन मोक्ष उससे इग्नोर कर खनक को बोलता है, हेलो, आई एम मोक्ष ओबराय। रिश्ते में मैं आपका देवर हूँ। खनक मोक्ष को देख हल्का सा मुस्कुरा देती है। मोक्ष आगे बोलता है, अब इसे यहाँ रहने दो, हम चलते हैं। आपको तैयार करने के लिए स्टाइलिश आ चुकी है, आप रेडी हो जाओ। खनक रियांश की तरफ एक नज़र देखती है तो रियांश उसे जाने का इशारा कर देता है। खनक मोक्ष के साथ चली जाती है। मोक्ष उसे दूसरे कमरे में ले आता है जहाँ 6 से 7 लड़कियाँ थीं। मोक्ष उन्हें बोलता है, यहाँ है ब्राइड, तो अब जल्दी से इन्हें तैयार करो। यह बोल वह खनक को वहाँ छोड़ के फिर रियांश के रूम की तरफ आ जाता है। एक लड़की जो सबकी हेड थी वह खनक का कॉस्ट्यूम 2 लड़कियों को देती है। वह खनक को बोली, मैम आप पहले यह पहन लीजिए, यह दोनों आपकी मदद करेंगी। खनक भी हाँ में गर्दन हिलाकर दोनों के साथ क्लोजेट में चली जाती है। इधर रियांश भी अपने कपड़े लेकर तैयार होने लगा और मोक्ष उसे चढ़ाते हुए रेडी होने में मदद कर रहा था। रियांश तैयार था। उसने ब्राउन कलर का 3 पीस वेडिंग सूट पहना था। हमेशा की तरह एक हाथ पर एक्सपेंसिव लिमिटेड एडिशन की घड़ी और दूसरे हाथ की उंगली में प्लैटिनम की अंगूठी, जेल से सेट किए हुए बाल वह इस लुक में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अब मोक्ष और रियांश गार्डन में आ गए थे। रियांश को मंडप में बैठा दिया गया था। इस वक्त वहाँ कोई भी मीडिया नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ उनके कुछ दोस्त और वहाँ काम करने वाले स्टाफ के अलावा ज़्यादा लोग नहीं थे। मोक्ष ने भी अपने कुछ ही खास दोस्तों को इनवाइट किया था। पूरे फार्म हाउस की सिक्योरिटी को बहुत ही टाइट रखा गया था। अब सभी लोगों की नज़रें बस रियांश पर थी। वह लोग अब आपस में बातें कर रहे थे। कुछ लड़कियां भी थी। यह लड़कियां मोक्ष की तरफ से थी। वह लोग साथ में कॉलेज में थे, जिस वजह से मोक्ष उनका अच्छा दोस्त था। हालांकि वह रियांश से भी दोस्ती करना चाहती थी,
मगर कभी रियांश ने ध्यान ही नहीं दिया। अब मंडप में दूल्हे की सारी विधियां हो चुकी थी। तभी तभी पंडित जी ने मोक्ष से कहा, अब कन्या को ले आइए। मोक्ष वहाँ से बाहर निकल फ़ोन पे एक मैसेज किया और थोड़ी ही देर में 2 लड़कियां खनक को लेकर आई। जब रियांश की नज़र खनक पर पड़ी तो वह तो खनक को देखता ही रह गया। क्या खनक को भी रियांश को लेकर कुछ एहसास होने लगा है? क्या क्या होगा जब खनक की फैमिली को खनक की शादी के बारे में पता चलेगा? तो गैस जानने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। सो गैस तो ये थे हमारे आज के चैप्टर नंबर 6 एंड 7 एंड सो सॉरी गाइस जो साइड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। एक्चुअली गाइस ये टाइम थोड़ा सा हमारे शोर का होता है। मैं गाइस हॉस्टल में रहती हूँ, थोड़ा सा शोर का होता है, तो गाइस सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। तो गाइस मैं एक्चुअली कोशिश करूँगी कि मैं कुछ इस टाइम पर बनाऊँ कि ये शोर ना हो। तो गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।